After a long wait, and I guess probably the one of the most longest chapter you faced till now, this is the final topics coming out of this chapter. Here we will talk about merits and demerits of LPG policies in India. तो सबसे पहली बात हम अगर करें तो इंडिया में एलपीजी पॉलिसीज़ का मेरिट ये हुआ कि इंडिया एक वाइब्रेंट इकनॉमी बन गया। रिमेंबर, जब हम अंग्रेज़ों से आज़ाद हुए थे तो हम एक स्टैगनेंट और बैकवर्ड इकनॉमी के तौर पे वर्क कर रहे थे। हाँ, आज़ादी के बाद हमने या इंडिपेंडेंस के बाद कुछ हमने वर्किंग अच्छा करना शुरू किया, बट 1990 आते आते हमने बिल्कुल अपनी इकनॉमी को ऐसे फेज़ में पहुंचा दिया था कि रिकन्स्ट्रक्शन चाहिए था, और एनईपी पॉलिसीज़ उसके लिए रिकन्स्ट्रक्शन के लिए बनाई गई। तो एनईपी पॉलिसीज़ के आने के बाद आज की तारीख में इंडिया एक इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर है, और इंडिया का इकोनॉमिक स्टेटस बहुत इम्प्रूव हो गया। ये पॉइंट मैंने यहाँ डिस्कस भी किया है कि इंडिया आज एक इकोनॉमिक पावर है, न्यू इकोनॉमिक पावर है, और हमारी इकोनॉमिक रैंकिंग्स इम्प्रूव हो रही हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स का हमारे यहाँ आना बहुत आसान हो गया है, और इंडिया एक सेफ़ इकनॉमी के तौर पे वर्क कर रही है। तो आज की तारीख में अराउंड इन एंड अराउंड इंडिया का ग्रोथ रेट 8% पर एनम पोस्ट लिबरलाइजेशन पीरियड शुरू हुआ है। दैट इज़ ए remarkable achievement after that much of disaster happened into our country. नंबर 2, इंडिया के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में इंक्रीज़ हुआ है। इंडिया में स्पेशली अगर हम बात करें तो आईटी इंडस्ट्री को बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ एलपीजी बोला जाता है। कोई आपसे पूछे, इफ एनीवन क्वेश्चंस यू कि एलपीजी के बाद इंडिया में सबसे बेटर अगर या सबसे बेस्ट प्रोग्रेस किसी इंडस्ट्री में हुआ है तो वो आईटी इंडस्ट्री है। और ये बात हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिया की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है। इसके अलावा हमारा फिस्कल डेफिसिट कम हुआ है। फिस्कल डेफिसिट जो कि एलपीजी शुरू होने से पहले अराउंड 8.5% था, वो अब जाके 3.5% पे डाउन आ चुका है। नेक्स्ट इज चेक ऑन इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है प्राइस राइज। तो प्राइस राइज जो हो रही थी उनमें फॉल हुआ है, प्राइजेस स्टेबल लेवल पे आई है। 2011-14 में अराउंड हमारे यहाँ 6 से 9% के बीच में इन्फ्लेशन रेट होता था, जो 2018-19 आते आते 3.4% रह गया है। नेक्स्ट इज़ कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केट। तो कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केट इस वजह से हुआ है कि हमने अपनी इकनॉमी को ओपन किया, फॉरेन कैपिटल को मूव करने दिया, एमएनसीज़ को इनेबल होने दिया। तो इन सब वजहों से मल्टीनेशनल ग्रुप्स आके इंडिया में वर्क कर रहे हैं। तो डोमेस्टिक कंपनीज़ और मल्टीनेशनल कंपनीज़ के बीच में कंपटीशन हो रहा है, और इस कंपटीशन का सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमारे कंज्यूमर्स को हो रहा है। कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केट बन चुके हैं, और कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केट में उनको कॉम्पिटिटिव प्राइस पे बेटर टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट मिलते हैं। तो इससे कंज्यूमर का फ़ायदा ही है, एंड कंज्यूमर का ऑल ओवर वेलफेयर लेवल या इनकम लेवल राइज होता है, एंड जिसको हम लिविंग लेवल बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बोलते हैं, वो इंक्रीज़ होता है। नेक्स्ट इज़ एलपीजी के एक और फ़ायदों में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि हमारे यहाँ फॉरेन कैपिटल का रिज़र्व जो है या फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व जो है वो इंक्रीज़ हो गया है। चैप्टर की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि इन 1990 देयर वाज अ कंडीशन दैट हमारे पास केवल इतना फॉरेन कैपिटल होता था कि हम अगले 10 दिन का इम्पोर्ट बिल पे कर सकते थे, बट आज की तारीख में इंडिया के पास अच्छा खासा फॉरेन करेंसी है। ये आपको भी पता नहीं है, मुझे भी पता नहीं है कि ये रखते का एल्स आप और मैं मिलके मनी हाइस्ट जैसी एक बेटर रॉबरी प्लान कर सकते हैं। जस्ट किडिंग, फोकस ऑन द पॉजिटिव साइड ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट इज फ्लो ऑफ प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो इंडिया में इन्वेस्टमेंट, स्पेशली फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट दो टाइप से किया जाता है, एक होता है एफआईआई और एक होता है एफडीआई। एफडीआई का मतलब होता है जब कोई फॉरेन कंपनी सीधे आए और इंडिया में बिजनेस इस्टेब्लिश कर दे। रिमेंबर, बाहर से कोई इन्वेस्टर आए, बाहर से कोई बिजनेस ग्रुप आए और सीधे इंडिया में बिजनेस को इस्टेब्लिश कर दें, और उसका मैनेजमेंट पावर और कंट्रोलिंग पावर या डिसीजन मेकिंग पावर भी उनके हाथ में हो। तो ऐसी फॉरेन कैपिटल को हम बोलते हैं एफडीआई, फुल फॉर्म फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जबकि दूसरा होता है एफआईआई। एफआईआई का मतलब होता है कि फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में पहले से किसी
बिजनेस जो कि यहाँ ऑपरेट हो रहा है उसके शेयर्स को खरीद ले। जैसे इंडिया में अभी रिलायंस और फेसबुक के बीच में जो 43,000 करोड़ की डील हुई है, तो उसमें फेसबुक ने रिलायंस जियो के कुछ शेयर्स परचेस किए हैं। तो ये एफआईआई है। रिमेंबर, एफआईआई में इंडिया में बिजनेस पहले से चल रहा होगा और कोई फॉरेन इन्वेस्टर आके आपके शेयर्स या कैपिटल में कुछ इन्वेस्टमेंट कर देगा। जबकि एफडीआई में होता यह है कि पूरा का पूरा बिजनेस ही शुरुआत से स्टैब्लिश होता है। तो इंडिया में एफडीआई और एफआईआई दोनों इंक्रीज हुआ है। इंडिया एज इमर्जिंग पावर मैंने आपको वाइब्रेंट इकोनॉमी के साथ डिस्कस करा दिया, और कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केट में हमने ये मोनोपोली टू कॉम्पिटिटिव मार्केट भी देख लिया कि अब इंडियन मार्केट में कंपटीशन की पॉलिसी फॉलो की जा रही है। हमारा सीधा कंपटीशन ग्लोबल लेवल के प्लेयर्स से हो रहा है। ओके, टाइम फॉर अस टू क्विकली डिस्कस अबाउट द डीमेरिट्स। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कही जाती है कि एलपीजी पॉलिसीज़ ने एग्रीकल्चर के लिए कुछ नहीं किया। एलपीजी पॉलिसीज़ का अगर हम बात करें तो उसमें एग्रीकल्चर, और इवन मैं आपको कहूँ तो इस पूरे चैप्टर में कहीं आपने एग्रीकल्चर का नाम ही नहीं लिया। और ये भी डेटा कहा जाता है कि एलपीजी पॉलिसीज़ के बाद या 91 के बाद से इंडियन एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट केवल 2 या 3% ही रहा। यानी एक तरीके से कहा जाता है कि इन पॉलिसीज़ में एग्रीकल्चर के लिए कुछ कहा ही नहीं गया है। नेक्स्ट इज, अभी हमने एमएनसीज की बात की थी तो उसका अर्बन कंसंट्रेशन हुआ है। अर्बन कंसंट्रेशन का मतलब है कि जितना भी डेवलपमेंट का प्रोसीजर हुआ है एमएनसीज के थ्रू या डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ के थ्रू, वो सब अर्बन एरियाज़ में हुआ है। उन्होंने रूरल एरियाज़ की तरफ जाना शुरू नहीं किया है। इससे इंडिया में रूरल अर्बन गल्फ और इकोनॉमिक डुअलिज्म की प्रॉब्लम शुरू हो गई है। रूरल अर्बन गल्फ तो आप इजी गोइंग समझ गए कि जिसमें शहरों और गांवों के बीच में होने वाले डेवलपमेंट के डिस्टेंसेस को डिस्कस हुआ है। इकोनॉमिक डुअलिज्म क्या होता है? तो इकोनॉमिक डुअलिज्म का मतलब होता है इंडस्ट्रीज़ का 2 सेक्टर्स में डिवाइड हो जाना। एक वो जो ट्रेडिशनल वेज में वर्क कर रहे हैं और एक वो जो मॉडर्न वेज में वर्क कर रहे हैं। ट्रेडिशनल वेज में ओल्ड टेक्नोलॉजी यूज़ होगी और मॉडर्न वेज में अपडेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ होगी। तो ऐसी कंपनीज जिनका एमएनसीज के साथ टाई अप हो गया वो तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे चली गई, और ऐसे एमएनसीज जिनको, ऐसी इंडियन कंपनीज जिसको एमएनसीज के साथ कोई टाई अप नहीं हो पाया या जो केवल अपने रिसोर्सेज के बल पे वर्क कर रही है, तो वो ओल्ड या आउटडेटेड टेक्नोलॉजी के हिसाब से वर्क कर रही है। इसको इकोनॉमिक डुअलिज्म कहते हैं। इसके अलावा इंडिया में सोशल डुअलिज्म की और प्रॉब्लम आई है। अब सोशल डुअलिज्म का मतलब होता है हाई इनकम ग्रुप और लो इनकम ग्रुप। हाई इनकम ग्रुप को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे मिल रहे हैं ग्रोथ प्रोसीजर के, और लो इनकम ग्रुप वालों को ग्रोथ प्रोसीजर के उतने फ़ायदे नहीं मिल रहे हैं। तो इकनॉमी में रिच पर्सनस और पुअर पर्सनस के बीच का बढ़ता हुआ गल्फ जो है वो सोशल डुअलिज्म के तौर पे पढ़ा जा सकता है। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म। इफ़ यू रिमेंबर फर्स्ट चैप्टर में आपको इंडिया के लिए कहा गया था कि इंडिया में ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म चल रहा था, यानी ब्रिटिशर्स हमें अपनी कॉलोनीज़ की तरह ट्रीट करते थे जो केवल उनके फ़ायदे के लिए वर्क कर रही है। अब इंडिया में एक नए तरीके का कॉलोनियलिज्म शुरू हुआ है। इस बार हमें एमएनसीज अपने फ़ायदे के लिए एक्सप्लॉइट कर रही हैं। रिमेंबर, ये अलग अलग लोगों के व्यू पॉइंट है। कोई एलपीजी पॉलिसी को अच्छा मानता है, कोई नेगेटिव मानता है। तो जो हमने पहले बेनिफिट पढ़े वो सपोर्टर की तरफ से आए हैं, और जो हम अब पढ़ रहे हैं वो उन पर्सन्स की तरफ से जो इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो आपको अब स्टैंड देखना पड़ेगा कि आप किस तरफ बिलीव करते हैं। तो इंडिया में इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म बढ़ा है। इसका मतलब ये है कि एमएनसीज ने इंडिया को अपने फ़ायदे के लिए एक्सप्लॉइट करना शुरू हुआ है, ऐसा क्रिटिक्स का कहना है। नेक्स्ट इज ग्लोबलाइजेशन और एलपीजी पॉलिसीज़ और एमएनसीज के आने के बाद इंडिया में कंज्यूमरिज्म बहुत बढ़ा है। कंज्यूमरिज्म इस तौर पे बढ़ा है कि हमारे पास डोमेस्टिक कंपनीज भी हैं, हमारे पास अदर कंपनीज भी हैं, फॉरेन कंपनीज भी हैं। तो इंडिया के लोगों को वाइड चॉइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मिल पाया है। और क्रिटिक्स का ये कहना है कि इंडियंस ने फॉरेन कल्चर को अडॉप्ट कर लिया है, और वो फॉरेन कल्चर है स्पेंडिंग थ्रू बोरोइंग।
रिमेंबर आपने शायद सुना होगा, हमारे यहाँ कहावत चलती थी कि उतनी है पैर पसारने चाहिए जितनी लंबी चादर होती है, बट आज की तारीख में चादर की लंबाई को नहीं देखते हैं। आप बस सोचिए और आपके पास वो चीज़ हो जाएगी। सॉरी टू से बट ये स्पेंडिंग थ्रू बोरोइंग का टॉपिक मैंने भी यूज़ किया है कि इवन मेरा फ़ोन अभी तक केवल 2 इंस्टॉलमेंट गई है और मैंने एक अच्छा खासा महंगा फ़ोन ख़रीद लिया है। तो दिस इज़ व्हाट, आज हम ये चिंता नहीं करते हैं कि हम प्रोडक्ट को पे कैसे करेंगे, क्योंकि आजकल EMIs और इतने ऑप्शंस हमारे पास हो गए हैं, तो हमने हमारी परचेजिंग पावर बढ़ी है और उस परचेजिंग पावर के बढ़ने के पीछे ये टॉपिक स्पेंडिंग थ्रू बोरोइंग वाला टॉपिक भी आता है कि अब हम ये नहीं सोचते हैं कि चीज़ खरीदेंगे कैसे। आप कोई भी चीज़ सोचिए, आप कार, बंगलो या कोई भी चीज़ सोचिए, आज अभी सोचेंगे, शाम तक उसका अरेंजमेंट आप कर सकते हैं और बाद में पे करते रहिए। तो ये पेमेंट ऑप्शंस हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट इज़ लूप साइडेड ग्रोथ। तो लूप साइडेड ग्रोथ के कहने वालों का ये है कि LPG पॉलिसीज़ ने सारे सेक्टर्स का एक साथ डेवलपमेंट नहीं किया है। सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ फ़ायदा अगर किसी सेक्टर को LPG में हुआ है तो वो है सर्विस सेक्टर, और किसी इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है तो वो है IT इंडस्ट्री। तो इन लोगों का कहना है, क्रिटिक्स का कहना है कि ग्लोबलाइजेशन या LPG पॉलिसीज़ इंडिया का एक बैलेंस ग्रोथ नहीं कर पाई। नेक्स्ट इस कुछ लोग इसके कल्चरल एरोजन भी बताते हैं कि आज की तारीख में लोगों ने इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को सबसे ज़्यादा लाइफ का मोटो मान लिया है। मॉरल वैल्यूज़, सोसाइटी के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इन सब को लोगों ने एक तरीके से अवॉइड करना शुरू कर दिया है। एवरीवन इज़ वर्किंग फॉर इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। इवन आज हम सब जानते हैं कि छोटी छोटी एज में बच्चे कहने लग जाते हैं कि मुझे अपनी लाइफ जीने का हक है, मेरे डिसीजंस, मेरा करियर, मेरा गोल प्लान। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी है कि हम फ्रीडम तो चाहते हैं, इंडिपेंडेंस तो चाहते हैं, बट हम रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ लेने को तैयार नहीं हैं। एंड नेक्स्ट इज़ लॉयल्टी टूवर्ड्स फैमिली एंड सोसाइटी आर ओल्ड फैशन कंसेप्ट। यानी अगर कोई हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताए कि फैमिली के लिए हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, सोसाइटी के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो ये हमें कुछ ओल्ड फैशन लगने लगता है। एक फाइनल डिस्कशन हुआ है जिसमें ये पूछा जा रहा है कि विच वे टू गो, कि हमें LPG वाले माहौल में ही रहना चाहिए या LPG से पहले वाले माहौल में चले जाना चाहिए। तो लोगों का कहना है, एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर LPG पॉलिसीज़ को प्रॉपरली एग्जीक्यूट किया जाए, प्रिकॉशनरी वे में एग्जीक्यूट किया जाए, तो दीज आर डेफिनेटली गोना बी गुड। और इसका एग्जांपल लास्ट 20-30 ऑड ईयर्स की प्रोग्रेस है। तो सबसे पहली बात, वी मस्ट नॉट सरेंडर टू द बिग प्लेयर्स इन द मार्केट, यानी MNCs को हम यहाँ वर्क करने दें, बट इसके साथ साथ हम डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को भी ब्लूम होने का मौका दें। दैट वी वांट टू से ही है। नेक्स्ट इज़ वी मस्ट नॉट कॉम्प्रोमाइज़ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स, जो भी मैंने ऊपर डिस्कस किया कि हम ऐसी पॉलिसीज़ को भी लाएं या ऐसे कुछ स्टेप्स उठाएं जिससे हमारे डोमेस्टिक कंपनीज़ को कंपटीशन सर्वाइव करने का मौका मिले और उन्हें अच्छा खासा मार्केट मिले। नेक्स्ट इज़ वी मस्ट टोटली नॉट डिपेंडेंट ऑन MNCs। ये कंज्यूमर्स आपके लिए और मेरे लिए एक मैसेज है कि हम केवल मल्टीनेशनल ब्रांड्स की तरफ ही ना भागते रहें, इंडियन ब्रांड्स को भी मौका दें। एंड गवर्नमेंट के लिए एक मैसेज है कि FDI यानी फॉरेन कैपिटल को केवल वो फास्ट फूड जंक्शंस लाइक डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट, मैकडोनल्ड्स इन्हीं में इन्वेस्ट नहीं कराएं, बल्कि फॉरेन कैपिटल को मेडिसिन, हॉस्पिटल्स, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में भी डिस्कस कराएं। ओके, सो दिस वाज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट चैप्टर with you, and lot of things were connected to other topics, तो थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, बट मैं आपको जैसा बता रहा हूँ कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो एडवांस चैप्टर से रिलेटेड हैं, तो उनके लिए थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। एंड थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें तो दिस इज़ गोइंग टू बी ए गुड टॉपिक फॉर यू, एंड योर क्वेश्चंस आर ऑलवेज वेलकम, as I always say. This is the end of chapter number 6. Feel free to drop any text or call for any of the help. Thank you.